29 जुलाई 2026 सुबह करीब 8:30 बजे गुजरात के जामनगर से लगभग 4 किलोमीटर दूर जेआईडीसी का इलाका रोज की तरह अपनी रफ्तार से चल रहा था। फैक्ट्रीज की मशीनों का शोर था, मजदूर अपने काम में व्यस्त थे और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद इसी इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन एक ऐसा राज उगलने वाली है जो ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देगी। उस सुबह अचानक एक के बाद एक पुलिस की 3 बुलेरो गाड़ियां तेजी से एक फैक्ट्री के बाहर आकर रुकती हैं। गाड़ियों से करीब 15 मजदूर उतरते हैं जिनके हाथों में फावड़े, कुदाल और एक इलेक्ट्रिक ब्रेकर मशीन होती है। कुछ ही पलों बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रतिभा और रूरल एसडीएम ब्रिजेश कलारिया भी मौके पर पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी पुलिस प्रेजेंस और एक्सकेवेशन का सामान देखते ही आसपास की फैक्ट्रीज के वर्कर्स और लोकल लोग भी धीरे धीरे वहां जमा होने लगते हैं और सबके जहन में बस एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर पुलिस इस फैक्ट्री के अंदर क्या ढूंढ रही है। पुलिस की मौजूदगी में सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर रखी भारी मशीनरी और सामान को हटाया गया और फिर एक बिल्कुल फिक्स्ड स्पॉट पर खुदाई शुरू हुई। लेकिन मुश्किल यह थी कि वो जमीन साधारण मिट्टी से नहीं बल्कि आरसीसी कंक्रीट से बनी हुई थी। इसलिए पहले ड्रिलिंग मशीन से कंक्रीट को तोड़ा गया और उसके बाद फावड़े और गैंती की मदद से मिट्टी खोदी जाने लगी। घंटे बीतने लगे, गड्ढा गहरा होता गया, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी को यह नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें किस चीज की तलाश है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे बाहर खड़े लोगों की बेचैनी और अफवाहों का बाजार दोनों बढ़ते चले गए। दोपहर शाम में बदल गई और शाम रात में, लेकिन ऑपरेशन रुका नहीं। पुलिस लगातार उसी जगह खुदाई करवा रही थी जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि जमीन के नीचे कुछ ऐसा दबा है जिसे हर हाल में बाहर निकालना जरूरी है। और फिर जैसे गड्ढा और गहरा हुआ, उसके अंदर से एक तेज बदबू उठनी शुरू हो गई। उस बदबू ने वहां मौजूद हर शख्स के अंदर खलबली मचा दी। लगभग 12 घंटे की खुदाई के बाद रात करीब 9 बजे खुदाई कर रहे एक मजदूर की नजर मिट्टी के अंदर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा होगा, लेकिन जैसे ही उसके आसपास की मिट्टी हटाई गई वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया, क्योंकि वो अजीब सा लगने वाला टुकड़ा असल में एक इंसान का कंकाल था। जमीन के नीचे दबा यह कंकाल सिर्फ एक लाश नहीं थी, बल्कि सालों से दफन एक ऐसा राज था जिसका हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। आखिर ये कंकाल किसका था, यहाँ कैसे पहुंचा और पुलिस को इसकी खबर कैसे मिली? वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द बिज़ार केस ऑफ जामनगर। आगे बढ़ने से पहले इस केस की कई छुपी हुई परतों को हमारे सामने लाने में मदद करने के लिए गुजरात के ग्राउंड रिपोर्टर हिरेन जी का दिल से धन्यवाद। पुलिस ने बड़े ही संभाल कर उस कंकाल को मिट्टी से बाहर निकाला, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हड्डियां अपनी जगह से अलग हो रही थी। इसलिए फॉरेंसिक टीम को उन अवशेषों को एक बोरी में रखकर बाहर ले जाना पड़ा। यह केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री ही नहीं, बल्कि एक ही परिवार के अंदर रची गई बेहद शातिर साजिश की ऐसी कहानी बन गई जिसमें अफेयर था, टूटे रिश्ते थे, दोस्ती थी, शराब थी, साइनाइड था और ऐसे फैसले थे जिन्होंने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आखिर इस कंकाल की पहचान क्या थी और ये सालों तक इस फैक्ट्री की जमीन के नीचे दबा कैसे रहा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त के पहिए को कुछ साल पीछे ले जाना होगा। साल 2018 में पृथ्वी की मुलाकात जिग्नेश से हुई, जो पेशे से एक कारपेंटर था। यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर वही दोस्ती प्यार बन गई। दोनों ने एक दूसरे में अपनी पूरी दुनिया देखनी शुरू कर दी थी। जब उन्हें लगा कि जिंदगी साथ में गुजारनी है तो परिवार की रजामंदी का इंतजार करने के बजाय दोनों ने घर छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाने का फैसला कर लिया और 20 दिसंबर 2019 को शादी कर ली। शादी के बाद उनके पास ना अपना घर था और ना ही कोई बड़ी जमा पूंजी। पहले कुछ दिन जिग्नेश अपनी भाभी के मायके यानी अपने बड़े भाई अशोक के इन-लॉज के घर में पृथ्वी को लेकर रहा। फिर वो दोनों एक दूसरे भाई के घर शिफ्ट हुए। इसके बाद काम की तलाश उन्हें द्वारका ले गई, जहां दोनों ने करीब 2 से 3 साल एक साथ गुजारे। जिंदगी बार बार नए शहरों की तरफ धकेल रही थी। द्वारका से पोरबंदर और फिर आखिरकार जामनगर के माधव बाग तक का सफर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर तय किया। उनके पास सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। इस सफर के बीच उनकी जिंदगी में एक नन्ही सी खुशी भी आई जब दोनों एक प्यारी सी बेटी के माँ बाप बने। जिग्नेश दिन भर फैक्ट्री में कारपेंटर और मेसन का काम करता, जबकि पृथ्वी घर और बेटी की जिम्मेदारी संभालती। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन दोनों को यकीन था कि जब तक वो एक दूसरे के साथ है हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। वक्त के साथ जब उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो पृथ्वी ने भी घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने का फैसला किया और एक बार फिर से एज अ नर्स काम शुरू कर दिया। इस नौकरी के लिए उसे रोज लखा बावल गांव तक जाना पड़ता था।
इसलिए ड्यूटी के दौरान वो अपनी बेटी को अक्सर अपनी बहनों के घर छोड़ देती थी। अब घर की गाड़ी दोनों की मेहनत से चल रही थी। लव मैरिज की वजह से जिग्नेश और उसके परिवार के बीच कुछ अनकही दूरियां जरूर आ गई थी, लेकिन रिश्तों का धागा पूरी तरह कभी नहीं टूटा था। वो कभी कभी अपने भाइयों से बात कर लेता था और उसके भतीजे भी अक्सर उसके घर आया जाया करते थे। सब कुछ धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को उलझन में डाल दिया। अब यह बात है जून 2024 की, जब कई दिनों तक जिग्नेश का फोन लगातार बंद आने लगा और उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। तब उसके बड़े भाई अशोक ने परेशान होकर सीधा पृथ्वी को फोन किया और पूछा कि आखिर जिग्नेश कहाँ है और वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। इस पर पृथ्वी ने पहली बार उनको यह बताया कि वो दूसरी बार मां बनने वाली है और इसी बढ़ती हुई जिम्मेदारी को देखते हुए जिग्नेश ने ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी में नौकरी एक्सेप्ट कर ली है। उसने कहा कि वहां सैलरी काफी अच्छी है, इसलिए जिग्नेश ने सोचा कि बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए कुछ साल बाहर काम कर लेना ही सही रहेगा। अब यह खबर सुनकर जिग्नेश के भाइयों को खुशी हुई, क्योंकि वो भी उसे तरक्की करते देखना चाहते थे। जब जिग्नेश के भाई ने उसका ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा तो पृथ्वी ने कहा कि उसके पास भी जिग्नेश का कोई पर्सनल नंबर नहीं है। उसके मुताबिक जिग्नेश जब भी बात करता है तो कंपनी के नंबर से ही देर रात कॉल करता है, क्योंकि टाइम जोन के हिसाब से उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में दिन होता है। साथ ही उसने ये भी बताया कि कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक वर्किंग आवर्स के दौरान फैक्ट्री के अंदर मोबाइल यूज करने की परमिशन नहीं है। यही वजह है कि जिग्नेश से बार बार बात कर पाना मुमकिन नहीं हो पाता। पृथ्वी की बातों से मिली तसल्ली और भरोसे ने उनकी चिंता को मिटा दिया और वो बस आने वाले बच्चे और पूरे परिवार के बेहतर भविष्य को सोचकर खुश हो गए। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही कहानी एक दिन इस पूरे केस का सबसे बड़ा राज बनने वाली है। जिंदगी की गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही थी। त्योहार आते, परिवार के फंक्शन होते और उन सब में पृथ्वी ही शामिल होती। अब तक पूरे परिवार को यह पता चल चुका था कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, इसलिए जब भी उसकी बात छिड़ती सब उसका हालचाल पृथ्वी से ही पूछ लिया करते। वो भी हर बार बड़े आराम से जिग्नेश की नौकरी, उसकी मेहनत और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता देती, जिस वजह से धीरे धीरे किसी के मन में कोई सवाल बचा ही नहीं था। लेकिन इसी दौरान एक और बदलाव भी उनके सामने नजर आने लगा था। पृथ्वी के रहन सहन, पहनावे और लाइफस्टाइल में पहले के मुताबिक काफी फर्क दिखने लगा था। अच्छे कपड़े, बेहतर खर्च और पहले से ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल जिंदगी, ये सब देखकर किसी को हैरानी भी नहीं हुई। आखिर हर किसी को यही लग रहा था कि दूर अनजान देश में जिग्नेश दिन रात मेहनत कर रहा है और उसी मेहनत का फल अब उसके परिवार की जिंदगी में नजर आने लगा है। देखते ही देखते 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया और पृथ्वी ने अपनी दूसरी बेटी को भी जन्म दे दिया। इसलिए जब जिग्नेश के भाइयों ने पूछा कि अब वो वापस कब आएगा, तो पृथ्वी ने बताया कि जिग्नेश ने ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है और इस प्रोसेस में कम से कम 2 साल और लग सकते हैं। उसने ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो पृथ्वी और बच्चों को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लेगा। ये सुनकर पूरा परिवार बस इसी उम्मीद में जीने लगा कि कुछ सालों बाद जिग्नेश की मेहनत रंग लाएगी और उसके बच्चों का भविष्य वाकई बदल जाएगा। लेकिन उनमें से किसी को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि जिस इंसान के लिए वो इतने सालों से ऑस्ट्रेलिया में बेहतर जिंदगी के सपने देख रहे थे, शायद वो कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ही नहीं था। झूठ की एक फितरत होती है, वो जितना लंबा सफर तय करता है उसकी मंजिल उतनी खौफनाक होती जाती है। 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में बसे जिग्नेश से सीधे मिलने का मौका अब उसके कजिन दीपक को मिलने वाला था, क्योंकि किसी काम से वो खुद ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। जाहिर सी बात थी कि वो वहां अपने भाई से मिलेगा, उसके साथ वक्त बिताएगा और कुछ दिन उसके पास रुकेगा। इसी उम्मीद के साथ दीपक पृथ्वी के पास पहुंचा ताकि उसे जिग्नेश का ऑस्ट्रेलिया वाला एड्रेस मिल सके। लेकिन जैसे ही दीपक ने जिग्नेश का एड्रेस मांगा, पृथ्वी के पास जवाब से ज्यादा बहाने नजर आने लगे। पहले उसने कहा कि जिग्नेश ने अभी जगह बदली है, इसलिए उसे नया एड्रेस नहीं पता। फिर कहा कि जिग्नेश के पास बात करने का भी वक्त नहीं होता, ऐसे में वो मिलेगा कैसे। और जब दीपक ने दोबारा पूछा तो पृथ्वी ने कह दिया कि उसकी खुद भी कई दिनों से जिग्नेश से बात नहीं हुई, अगर बात होगी तो वो एड्रेस बता देगी। पृथ्वी की बातों में आते मौसम से भी तेज बदलाव और हाव भाव में गिरगिट से भी ज्यादा बदलते रंगों ने शक तो पैदा कर ही दिया था। ये समझ आ रहा था कि वो किसी भी कीमत में जिग्नेश के बारे में बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन क्यों? इसके पीछे का कारण अनजान था। काफी कोशिशों के बाद भी जब पृथ्वी ने एड्रेस नहीं दिया तो दीपक ने पूरी बात जिग्नेश के बड़े भाई अशोक को बता दी। अब पहली बार परिवार ने पिछले 2 सालों को एक साथ जोड़कर देखना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि जिग्नेश के ऑस्ट्रेलिया जाने, उसकी नौकरी, उसकी जिंदगी और वहां के हर हालचाल के बारे में उन्होंने जो कुछ भी जाना था वो सब उन्हें पृथ्वी के जरिए ही पता चला था। और अब 2 साल बाद पहली बार एक ऐसा सवाल सामने था जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था कि क्या जिग्नेश वाकई कभी ऑस्ट्रेलिया गया भी था, और अगर नहीं तो पिछले 2 सालों से वो था कहां।
2-3 दिन इंतजार करने के बाद दीपक ने एक बार फिर पृथ्वी को फोन किया और साफ कह दिया कि अगर उसने जिग्नेश का कॉन्टैक्ट नंबर और ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस नहीं दिया तो वो पुलिस में मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देगा। दीपक की यह बात सुनकर पृथ्वी ने जिग्नेश के बड़े भाई अशोक को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अब सिचुएशन इतनी डाउटफुल हो चुकी थी कि अशोक ने पृथ्वी के कहने पर कहीं जाने के बजाय उसे अपने ससुराल ही बुला लिया। अब तय वक्त पर जिग्नेश के परिवार के कई लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके थे और सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी थी जहां से पृथ्वी के आने का इंतजार था। पृथ्वी जैसे ही वहां पहुंची, सवालों की बौछार शुरू हो गई। जिग्नेश का फोन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस क्या है, 2 साल से उसे किसी ने देखा क्यों नहीं, वो किस कंपनी में काम करता है और अगर सब कुछ ठीक है तो उसे बात क्यों नहीं हो रही। ऐसे सवालों के घेरे में कोई भी आम इंसान घबरा जाता, अपनी बात समझाने की कोशिश करता, आवाज लड़खड़ा जाती, चेहरे पर बेचैनी नजर आती और कम से कम इतना तो महसूस होता कि सामने खड़े लोगों को यकीन दिलाना जरूरी है। लेकिन पृथ्वी के साथ इसका बिल्कुल उल्टा था। वो पहले तो अपनी उन्हीं बातों और बहानों पर अड़ी रही, लेकिन एक पल बाद वो एकदम शांत हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ठहर गए और आंखों में एक अजीब सी सख्ती उतर आई, जैसे अब उसे ना अपने झूठ का पर्दाफाश होने का डर था और ना ही सामने खड़े अपने परिवार के सवालों की कोई परवाह। फिर जब परिवार वालों ने साफ कह दिया कि अगर जिग्नेश का सच नहीं बताया तो वो पुलिस के पास जाएंगे, तो पृथ्वी ने जो कहा उसने वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा कि मैंने 2 साल पहले ही जिग्नेश का मर्डर करवा उसे दफना दिया है। इतने बड़े गुनाह का सच सामने लाते वक्त उसकी आवाज में ना घबराहट थी, ना अफसोस, ना पछतावा, बल्कि एक अजीब सी बेपरवाही थी, जैसे वो अपने किसी राज का नहीं बल्कि किसी आम सी बात का जिक्र कर रही हो। माना कि बदलते वक्त और रिश्तों के चलते इतने लंबे समय तक घर वालों को जिग्नेश की गैर मौजूदगी का फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन यह भी सच था कि कहीं ना कहीं उसके अच्छे भविष्य को सोचते हुए वो निश्चिंत और खुश भी थे। इसलिए जब ऐसे भयानक काले सच से उनका सामना हुआ तो उनका हर एक जर्रा कांप उठा। हैरानी की बात यह थी कि इसमें वो अकेले शामिल नहीं थी, बल्कि उसने एक और शख्स का नाम लिया, नीलेश। पृथ्वी के इस खौफनाक खुलासे के कुछ पल बाद तक किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जिग्नेश को वो 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में समझ रहे थे वो असल में जिंदा ही नहीं था और उसकी मौत का राज उसके सामने खड़ी उसकी अपनी पत्नी के पास था। आखिरकार परिवार के लोग बिना एक पल गंवाए पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी बात पुलिस को बताते हुए रिटन कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस ने भी बिना देरी किए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और अगले ही दिन पृथ्वी, नीलेश मनसुख भाई कचेटिया और नीलेश के एसोसिएट बालवीर वर्मा को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में ले लिया। पृथ्वी ने वैसे भी अपने परिवार के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस के सामने भी उसने कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और धीरे धीरे उस पूरी कहानी के पन्ने खोलने शुरू कर दिए जो करीब 2 साल से जिग्नेश के परिवार से छुपाए जा रहे थे। और इसकी शुरुआत जामनगर से नहीं बल्कि कई साल पीछे द्वारका के वरवाला गांव से शुरू हुई थी। साल 2017 के आसपास वरवाला गांव में पृथ्वी, जिसे भूमि के नाम से भी जाना जाता था, उसकी मुलाकात नीलेश मनसुख भाई कचेटिया से हुई, जो एक फैक्ट्री में एज अ वर्कर का काम करता था। सरप्राइजिंगली नीलेश उस वक्त शादीशुदा था और उसकी एक 5 साल की बेटी भी थी। लेकिन फिर भी नीलेश और पृथ्वी की मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले पहचान हुई, फिर दोस्ती और देखते ही देखते ये रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन किसी वजह से कुछ वक्त बाद दोनों का ये रिश्ता टूट गया और पृथ्वी की जिंदगी नीलेश से अलग अपनी राह पर आगे बढ़ गई। फिर लगभग 1 साल बाद 2018 में पृथ्वी की मुलाकात जिग्नेश से हुई, जो कारपेंटर का काम करता था। दोनों के बीच भी प्यार हुआ और दोनों ने अपने परिवार की मर्जी का इंतजार किए बिना घर से निकलकर साथ रहने का फैसला किया, जिसके बाद 20 दिसंबर 2019 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरुआती साल ठीक से गुजरे और दोनों एक बेटी के माँ बाप भी बने। लेकिन पुलिस को पृथ्वी ने बताया कि वक्त के साथ उनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े बढ़ने लगे। परिवार को करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक जिग्नेश कई बार गुस्से में हाथापाई और मारपीट पर भी उतर आता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी और जिस रिश्ते में कभी मोहब्बत थी उसमें अब तनाव और कड़वाहट भरने लगी। और इसी इमोशनल खालीपन के दौरान पृथ्वी की जिंदगी में एक पुराना नाम दोबारा लौट आया, नीलेश। जो रिश्ता कब का खत्म हो चुका था, पृथ्वी ने उसे दोबारा जिंदा करना शुरू कर दिया। पुरानी पहचान, पुरानी यादें और वो जज्बात जो शायद कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुए थे, धीरे धीरे फिर से जागने लगे। अब नीलेश उसके लिए सिर्फ उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि वो शख्स बन गया जिसके सामने पृथ्वी अपनी शादी की परेशानियां और अपने अंदर की घुटन रख सकती थी। उस वक्त पृथ्वी जामनगर शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए उसने नीलेश को भी द्वारका से जामनगर बुला लिया। जिग्नेश की गैर मौजूदगी में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी ये नजदीकियां एक बार फिर अफेयर में बदल गई।
अब पृथ्वी के सामने दो रास्ते थे। पहला कि वो जिग्नेश के साथ अपनी शादी को खत्म करने का फैसला लेती, तलाक लेती और नीलेश के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती, या फिर अपनी जिंदगी में खड़ी उस पुरानी कहानी को ही किसी तरह खत्म करने का सोचती। लेकिन इंसानी जहन कभी कभी अजीब तरीके से काम करता है। जब कोई शख्स अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक मुश्किल फैसला लेने से बचता है तो कई बार वो नए रास्ते बनाने के बजाय अपने सामने खड़ी रुकावट को ही हटा देने को आसान समझने लगता है। और पृथ्वी के मामले में भी धीरे धीरे कुछ ऐसा ही होता गया। नीलेश के साथ दोबारा जिंदा हुआ पुराना प्यार अब उसके लिए एक नई जिंदगी का सपना बन चुका था, और उस सपने के बीच जिग्नेश एक पति से ज्यादा एक रुकावट नजर आने लगा था। यहीं से एक अफेयर ने अपना रूप बदलना शुरू किया और धीरे धीरे वो एक ऐसी साजिश की तरफ बढ़ने लगा जिसका अंजाम जिग्नेश की मौत होने वाला था। अब सवाल था कि आखिर जिग्नेश उस फैक्ट्री की फर्श के नीचे कैसे दफन हुआ, और पृथ्वी ने ऐसी कौन सी चाल चली थी जिसमें जिग्नेश को खतरे का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। दरअसल पृथ्वी को पता था कि जिग्नेश उसके अतीत से जुड़ी किसी भी बात से वाकिफ नहीं था, क्योंकि उसने कभी नीलेश या अपने पुराने रिश्ते का जिक्र उससे किया ही नहीं था। इसलिए साजिश का पहला कदम था कि नीलेश को जिग्नेश की जिंदगी में दोबारा एक नए चेहरे के साथ लेकर आना, क्योंकि विश्वासघात करने के लिए सबसे पहले सामने वाले का विश्वास जीतना जरूरी होता है। प्लान के मुताबिक नीलेश ने जिग्नेश की फैक्ट्री के पास ही एक दूसरी फैक्ट्री में काम पकड़ लिया। अब उसका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह जिग्नेश से मुलाकात हो, बात शुरू हो और धीरे धीरे ये अनजान शख्स उसकी जिंदगी में एक जाना पहचाना चेहरा बन जाए। नीलेश रोज अपने काम पर जाता, लेकिन उसकी नजर हर वक्त उस मौके पर होती जहां वो जिग्नेश से बात शुरू कर सके। आखिर वो मौका आ ही गया। दोनों की मुलाकात हुई और नीलेश ने बिल्कुल वैसे ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया जैसा किसी नए दोस्त से बढ़ाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि जिग्नेश के लिए एक नई दोस्ती थी, जबकि नीलेश के लिए ये उस साजिश का पहला कदम था। धीरे धीरे दोनों साथ उठने बैठने लगे, बातें होने लगी और नीलेश ने इतना भरोसा बना लिया कि जिग्नेश को उसके इरादों पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन नीलेश को सिर्फ दोस्ती नहीं करनी थी, उसे जिग्नेश को अपने अगले कदम तक लेकर जाना था। इसलिए एक दिन उसने उसके सामने बिजनेस का एक ऐसा ख्वाब रखा जो जिग्नेश के दिल में कहीं ना कहीं पहले से दबा हुआ था। नीलेश ने उसे समझाया कि आखिर कब तक वो किसी और की फैक्ट्री में काम करता रहेगा। अब वक्त आ गया है कि दोनों मिलकर अपना काम शुरू करें। क्यों ना लीज पर एक फैक्ट्री ली जाए और दोनों मिलकर अपना कारखाना खड़ा करें। यह बात जिग्नेश के दिल में उतर गई, क्योंकि अपना काम शुरू करने का उसका भी एक अरमान था और वो इसके बारे में अपनी पत्नी से पहले भी बात कर चुका था। जब जिग्नेश ने घर आकर नीलेश के इस प्लान का जिक्र पृथ्वी से किया तो उसने भी इस नए मौके को लेकर मोटिवेट किया। जिग्नेश को क्या पता था कि जिस बिजनेस आइडिया को वो अपने परिवार के बेहतर फ्यूचर की तरफ पहला पड़ाव समझ रहा है, उसी रास्ते पर उसके खिलाफ मौत का जाल बिछाया जा चुका है। अब जिग्नेश के लिए नीलेश एक भरोसेमंद दोस्त था। पृथ्वी उसकी अपनी वाइफ थी और दोनों तरफ से मिल रहा सपोर्ट उसे इस प्लान पर आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था। कुछ हफ्तों बाद नीलेश और जिग्नेश ने जीआईडीसी में एक फैक्ट्री लीज पर ली और इस नई शुरुआत का जश्न मनाने के नाम पर नीलेश ने अपना आखिरी घातक दांव चलते हुए जिग्नेश को अगली शाम उसी फैक्ट्री में बुलाया। 31 मई 2024। जिग्नेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात जिस शख्स के साथ वो मिलने जा रहा है वही मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। उस रात नीलेश ने जिग्नेश को फैक्ट्री में शराब पीने के बहाने बुलाया था और जिग्नेश भी इसे एक आम मुलाकात समझकर वहां पहुंच गया। लेकिन जिग्नेश के पहुंचने से पहले ही नीलेश अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। उसने शराब के गिलास में पोटेशियम साइनाइड मिला दिया था और जब जिग्नेश फैक्ट्री पहुंचा तो दोनों ने साथ बैठकर बातें करते हुए शराब पीना शुरू कर दिया। जिग्नेश ने बिना किसी शक के उस गिलास को उठाया, नीलेश के साथ जाम टकराया और उसे पी लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जाम को वो दोस्ती समझकर पी रहा है उसमें मौत घुली हुई है। जहर इतना जानलेवा था कि मात्र कुछ ही पलों में जिग्नेश की मौत हो गई। एक पल पहले तक जिग्नेश जिसके साथ अपने नए बिजनेस और बेहतर कल के सपने देख रहा था, अगले ही पल उसके सामने उसकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि जिग्नेश की मौत के साथ सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं हुई, उस भरोसे की भी मौत हो चुकी थी जिसे जिग्नेश ने अपने ही घर अपने ही दोस्त पर किया था। लेकिन इस पूरी साजिश में नीलेश अकेला नहीं था। उस वक्त उसका एसोसिएट बालवीर वर्मा भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद था, जो चंद पैसों के लालच में इसमें शामिल हो गया था। जिग्नेश की हत्या के बाद दोनों ने मिलकर उसके शरीर को फैक्ट्री के अंदर करीब 12 फीट का गहरा गड्ढा खोद उसी में डाल दिया। अपने गुनाह को छुपाने के लिए सिर्फ लाश को जमीन में दबा देना ही काफी नहीं था, इसलिए पहले उसके ऊपर मिट्टी डाली गई, फिर डिकम्पोजिशन तेज करने के लिए नमक डाला गया और आखिर में उस गड्ढे को आरसीसी कंक्रीट से सील कर दिया गया।
कुछ ही देर में जिग्नेश, उसकी पहचान, उसकी मौत के सारे निशान जमीन के नीचे दफन हो चुके थे। अब साजिश का अगला हिस्सा था कि इस फैक्ट्री को भी पीछे छोड़ देना। जिग्नेश को दफन करने के कुछ दिन बाद नीलेश ने फैक्ट्री ओनर को बताया कि उसने मशीन लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और अब उसे प्रीमाइसेस की जरूरत नहीं है। करीब 1.5 महीने के अंदर उसने वो रेंटेड फैक्ट्री भी खाली कर दी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब जिग्नेश के गायब होने की असली सच्चाई सिर्फ 3 लोग जानते थे, पृथ्वी, उसका बॉयफ्रेंड नीलेश और बालवीर। बाकी दुनिया के लिए जिग्नेश अब भी जिंदा था, ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी नौकरी कर रहा था और अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन हकीकत एक फैक्ट्री के फर्श के नीचे 2 साल तक दफन थी। जैसा हमने शुरुआत में देखा था कि कैसे पुलिस ने जिग्नेश के कंकाल को फैक्ट्री की जमीन से बाहर निकलवाया, वो असल में इसी कन्फेशन के बाद हुआ था। पृथ्वी के कबूलनामे के बाद पुलिस उस फैक्ट्री तक पहुंची और करीब 2 साल से जमीन के नीचे दबा वो राज आखिर दुनिया के सामने आ गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ और ऐसी बातें भी सामने आई जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती हैं। जिग्नेश की हत्या के बाद पृथ्वी ने जिग्नेश के ही इंस्टाग्राम अकाउंट से एक रील अपलोड की, जिसका कैप्शन था, डियर बेस्ट फ्रेंड, नेवर लीव मी बिकॉज नो वन कैन अंडरस्टैंड मी। सोचिए, जिस शख्स की मौत का सच पृथ्वी जानती थी, उसी के अकाउंट से ऐसा कैप्शन पोस्ट करना सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं लगता। इसके पीछे कई पॉसिबल साइकोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ये सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने का इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो, ताकि दुनिया को लगे कि जिग्नेश अब भी जिंदा है और उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी नॉर्मल है। वो जिग्नेश की पहचान को एक प्रॉप की तरह यूज कर रही थी, ताकि उसके गायब होने की हकीकत किसी को समझ ना आए। पृथ्वी ने सिर्फ जिग्नेश के अकाउंट से ये एक पोस्ट नहीं की, बल्कि उसके इंस्टा अकाउंट से अपनी बड़ी बेटी की रील्स भी अपलोड करती रही। पृथ्वी ने जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी की कहानी गढ़ी, ताकि अगर कभी उसे शहर छोड़ना पड़े तो लोगों को लगे वो जिग्नेश के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई है। मतलब एक झूठ सिर्फ जिग्नेश को जिंदा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि आगे की जिंदगी के लिए एक एस्केप रूट भी तैयार कर लिया जा रहा था। पुलिस ने स्केलेटल रिमेन्स को रिकवर करने के बाद पृथ्वी उर्फ भूमि, नीलेश कचेटिया और बालवीर वर्मा को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल क्या सजा होगी ये तो वक्त और कानून बताएगा। लेकिन पुलिस को अब भी कुछ अहम सवालों के जवाब जरूर खोजने चाहिए, जैसे कि फैक्ट्री को लीज पर लेने के पैसे कहां से आए, पृथ्वी की लाइफस्टाइल में जिग्नेश के गायब होने के बाद आई फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का सोर्स क्या था, क्या इस पूरी साजिश के पीछे पैसों का लालच या इंश्योरेंस मनी का भी कोई एंगल था, और सबसे अहम, पोटेशियम साइनाइड नीलेश तक पहुंचा कैसे, उसे इतना घातक जहर किसने सप्लाई किया था, और क्या इस साजिश में इन 3 के अलावा कोई और भी शामिल था। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कीमत उन बच्चों को चुकानी पड़ेगी जिनका इस गुनाह से कोई लेना देना नहीं है। जिग्नेश की मौत और पृथ्वी के जेल में होने के बाद उसकी बेटियां माँ बाप दोनों से दूर हो गई हैं। पृथ्वी मर्डर के वक्त प्रेग्नेंट थी और करीब 6 महीने बाद उसने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसने दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता को खो दिया। वहीं नीलेश की आज खुद की एक 14 साल की बेटी और एक 2.5 साल का बेटा है, जिन्हें अनफॉर्चुनेटली अपने पिता के फैसलों की परछाई का सामना करना पड़ेगा। और शायद यह इस केस का सबसे बड़ा सबक है। किसी भी रिश्ते में झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस या गहरे मतभेद हो जाएं, तो इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक गुस्से और नफरत का और दूसरा मुश्किल लेकिन सही रास्ता। ऐसे वक्त में सही रास्ता किसी की जिंदगी खत्म करना नहीं, बल्कि उस रिश्ते से खुद को कानूनी और सुरक्षित तरीके से अलग करना होता है। तलाक, सेपरेशन, फैमिली सपोर्ट या कानूनी मदद। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी की जान लेने से बेहतर होता है, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदलता, वो उन बच्चों और परिवार की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल देता है जिनका उस फैसले में कोई कसूर नहीं होता। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।